हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 101 लीनियर क्वेश्चन विद आंसर, जो कि चैप्टर वाइज हैं। ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, इसमें आपका टाइम बचेगा। आप 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बाल विकास, जिसके हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन लिए हैं। मतलब 1 से 20 तक आपको सारे क्वेश्चन बाल विकास से मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन में लिखा है बाल विकास का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है। तो बाल विकास का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, आप जानते होंगे, मनोविज्ञान में। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। यहाँ पर सत्य लिखा है, इसका मतलब यह हुआ विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है। जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शन दिए हों, आपको गर्भावस्था लगाना है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सत्य लिखा है। तो यहाँ से आप क्या समझेंगे, जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो जब एमसीक्यू में जो ऑप्शन आपका सामान्य से विशिष्ट होगा, आप उस पर टिक लगाएंगे। 4 नंबर पे लिखा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें भी सत्य लिखा है, तो इसका मतलब यह हुआ विकास एक कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। तो एमसीक्यू में आप किस पे टिक लगाएंगे, निरंतर चलने वाली। 5th नंबर क्वेश्चन में लिखा है विकास के मुख्य पक्ष कितने हैं। तो कितने पक्ष हैं, 4। याद रखिएगा, विकास के कुल मुख्य कितने पक्ष होते हैं, 4 होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है वृद्धि और विकास समान नहीं है, और यहाँ पे लिखा है सत्य। तो बिल्कुल सही बात है, वृद्धि और विकास समान नहीं होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बाल्यावस्था को जीवन का स्वर्णिम काल किसने कहा। मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को जीवन का स्वर्णिम काल कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉस ने कहा था बाल्यावस्था जीवन का स्वर्णिम काल है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती। ये भी बात सत्य है, विकास की गति सभी बच्चों में समान नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये भी बात सत्य है, यानी कि जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है विकास का सिद्धांत देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन हैं। तो विकास का सिद्धांत देने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं पियाजे। आपको नाम ध्यान रखना है, पियाजे। ये हैं विकास का सिद्धांत देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। तो ये सही है। तो इसको हम बोलते क्या है, मस्तकोमुखी। तो जो विकास की दिशा होती है वो सिर से पैर की ओर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मस्तकोमुखी, यानी कि मस्त से लेके मुख से लेके फिर पैरों तक जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है विकास की दिशा केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होती है। इसको बोलते हैं निकटो दूर। क्या बोलते हैं इसको, निकटो दूर। जो विकास की दिशा केंद्र से बाहर की अंगों की ओर होती है, क्या बोला जाता है इसको, निकटो दूर। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बालक का प्रथम विद्यालय कौन होता है। तो बालक का प्रथम विद्यालय क्या होता है, परिवार होता है उसका। 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होता है। बाल विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा। स्टैनले हॉल ने कहा था। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। 16 नंबर में लिखा है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये बात सत्य है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए विकास में कैसी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो कैसी पाई जाती हैं, व्यक्तिगत पाई जाती हैं। 17 में लिखा विकास गुणात्मक परिवर्तन है। सही बात है, विकास कैसा परिवर्तन है, एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 अपन देखते हैं। 18 में लिखा है वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। तो वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक परिवर्तन है, यह बात सत्य है। 19 में लिखा है विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सत्य बात है, विकास कैसी प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली, लेकिन वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन। जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, बाल विकास। इसका ही मुख्य उद्देश्य होता है। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पर। हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसमें दिया है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जिसमें 21 से लेकर 35 तक क्वेश्चन है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है पियाजे
किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 में लिखा है पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास से संबंधित है। 23 में लिखा है संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? संज्ञानात्मक विकास के कुल 4 चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या है? जो पियाजे का विकास का सिद्धांत होता है उसमें एक अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, तो उसकी आयु क्या है? तो उसकी आयु क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। ध्यान रखिएगा, संवेदी गामक की जो अवस्था होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु, वो होती है 2 से 7 वर्ष। ध्यान रखिएगा दोनों नाम, पहला क्या है? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जब भी बात करें तो ध्यान रखिएगा 2 से 7 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। अब इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे पहले क्या थी? पूर्व, अब आ रहा है मूर्त। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है? 11 से 11 वर्ष के बाद। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 11 वर्ष के बाद होती है। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? जो वस्तु स्थायित्व की अवधारणा होती है वो संवेदी गामक में विकसित होती है। 29 में लिखा है संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था में। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? अमूर्त चिंतन औपचारिक संख्यात्मक में विकसित होता है। पियाजे के अनुसार सीखना किससे होता है? अनुभव से। पियाजे के अनुसार जो सीखना होता है वो अनुभव से होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है समायोजन का अंग्रेजी शब्द क्या है? समायोजन का अंग्रेजी शब्द होता है एकोमोडेशन। इसको हिंदी में समायोजन बोलते हैं, इंग्लिश में एकोमोडेशन। आत्मसात का अंग्रेजी शब्द पूछ रहा है एसिमिलेशन। ये आत्मसात का अंग्रेजी शब्द है। स्कीमा की अवधारणा किसने दी? स्कीमा की अवधारणा दी थी पियाजे ने। पियाजे ने विकास में प्रमुख माना है परिपक्वता। क्या माना है? परिपक्वता। तो इस तरीके से पियाजे का यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला है टॉपिक हमारा वियोगोत्सकी सिद्धांत, जिसके हमने 36 से लेकर 45 तक क्वेश्चन लिए हैं। कौन सा सिद्धांत है अब अगला? वियोगोत्सकी का सिद्धांत। तो देखिए इसमें 36 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? लिखा है वियोगोत्सकी किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो कहाँ के थे? रूस के। ध्यान रखना, वियोगोत्सकी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के थे। वियोगोत्सकी का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। किससे? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ZPD का पूर्ण रूप पूछ रहा है, फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का पूर्ण रूप क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD को हिंदी में क्या बोलते हैं? निकट विकास क्षेत्र। क्या बोलते हैं? निकट विकास क्षेत्र। 40 नंबर में लिखा है वियोगोत्सकी ने भाषा को क्या माना है? तो विकास का उपकरण। वियोगोत्सकी ने भाषा को क्या माना है? विकास का उपकरण। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, लिखा है वियोगोत्सकी ने सीखने में किसकी भूमिका पर बल दिया है? तो किस पे बल दिया है? समाज पर। वियोगोत्सकी ने सीखने में किसकी भूमिका पर बल दिया है? समाज पर। इसके फोल्ड शब्द का संबंध किससे है? ध्यान से देखिए, इसके फोल्ड शब्द का संबंध किससे है? सहायता प्रदान करना। वियोगोत्सकी के अनुसार सीखना पहले किस स्तर पर होता है? सामाजिक स्तर पर। वियोगोत्सकी का नाम जहां आ जाए तो ध्यान रखिएगा सामाजिक स्तर। वियोगोत्सकी के अनुसार विकास का आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। वियोगोत्सकी ने सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन किया। ये क्या है? सत्यवाद है। यानी कि वियोगोत्सकी ने किसका समर्थन किया था? सहयोगात्मक अधिगम का समर्थन किया था। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो लिया गया है वो है कोहलबर्ग एवं नैतिक विकास। 46 से 55 क्वेश्चन तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें जो 46 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। 47 में लिखा है नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 3। नैतिक विकास के कितने चरण हैं? 3। नैतिक विकास के कुल कितने चरण हैं? यहाँ पे कुल कितने पूछ रहा है? तो 6। प्रथम स्तर का नाम कितना है? तो यहाँ पे जो स्तर दिया है, चरण नहीं है। तो नैतिक विकास के कुल स्तर कितने हैं? 3। चरण कितने हैं? 6। ध्यान रखिएगा, स्तर की बात हो, नैतिक विकास के स्तर 3 होते हैं और नैतिक विकास के चरण 6 होते हैं। प्रथम स्तर का नाम क्या है? पूर्व परंपरागत।
द्वितीय स्तर का नाम क्या है? परंपरागत। याद रखिएगा, प्रथम स्तर का नाम पूर्व परंपरागत और द्वितीय स्तर का नाम है परंपरागत। इसके बाद पूछ रहा है तृतीय स्तर का नाम क्या है? तो तृतीय स्तर का नाम होता है उत्तर परंपरागत। तो तीनों नाम ध्यान रखिएगा, प्रथम स्तर का नाम है पूर्व परंपरागत, द्वितीय स्तर का नाम है परंपरागत, तृतीय का है उत्तर परंपरागत। कोहल वर्ग किसके सिद्धांत से प्रभावित थे? तो कोहल वर्ग किसके सिद्धांत से प्रभावित थे? पियाजे के। याद रखिएगा, कोहल वर्ग किसके सिद्धांत से प्रभावित थे? पियाजे के। 53 नंबर क्वेश्चन में लिखा है नैतिकता का विकास किससे जुड़ा है? निर्णय क्षमता से। नैतिकता का विकास निर्णय क्षमता से जुड़ा है। दंड एवं आज्ञा पालन किस स्तर का चरण है? पूर्व परंपरागत। दंड एवं आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत का चरण है। सामाजिक अनुबंध किस स्तर का चरण है? उत्तर परंपरागत। इस तरीके से यहाँ पर 55 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत के हमने 56 से लेकर 75 तक क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, इसमें जो 56 नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक कौन है? पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। ध्यान रखना, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पे। नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। 57 में लिखा है क्रियात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे। इन्होंने किस पे किया था? चूहे पे किया था। किस पे किया था? चूहा पे। क्रियात्मक अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। चूहे पे किया था प्रयोग। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव। इन्होंने कुत्ते पे किया था। इसके बाद है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। ध्यान रखिएगा, बिल्ली। थॉर्नडाइक की बिल्ली। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक पे। इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? बिल्ली पे किया। इसके बाद है अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। इन्होंने किस पे किया था अपना प्रयोग? इन्होंने चिंपांजी पे किया था। किस पे किया था? चिंपांजी। और चिंपांजी का नाम क्या था? इनके चिंपांजी का नाम था सुल्तान। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। अगला है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने किया था? इन्होंने दिया था बंडूरा। इनका नाम क्या है? बंडूरा। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के प्रतिपादक कौन थे? पावलोव। कुत्ते पे प्रयोग किया था। क्रियात्मक और बंधन के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। चूहे पे किया था। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। बिल्ली पे किया था प्रयोग। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। कोहलर ने दिया था। चिंपांजी पे प्रयोग किया था। चिंपांजी का नाम क्या था? सुल्तान। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने। तो ये सारे हो गए। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के कौन थे? स्किनर। स्किनर ने किया था चूल्हे पे। थॉर्नडाइक ने दिया था बिल्ली पे। और पावलोव ने कुत्ते पे। तो इस तरीके से यहाँ पर 60 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है अधिगम क्या है? तो अधिगम क्या होता है? अधिगम क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। जो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत या अपेक्षाकृत शब्द हटा दें, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, इसी को हम अधिगम बोलते हैं। पुनर्बलन की उदाहरण किसने दी? स्किनर ने दी थी। सकारात्मक पुनर्बलन सीखने को बढ़ाता है। ये बात कैसी है? सत्य है। सकारात्मक पुनर्बलन सीखने को बढ़ाता है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ दंड नहीं है। सही बात है, नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ दंड नहीं है। अनुकरण द्वारा सीखना किस सिद्धांत से जुड़ा है? बंडूरा के। अधिगम की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सत्य बात है, जो अधिगम की प्रक्रिया होती है आजीवन चलती है, मतलब जिंदगी भर हम क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 से। 67 क्वेश्चन नंबर में लिखा है प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। सत्य है, प्रेरणा क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। अगर आपके अंदर प्रेरणा है, मोटिवेशन है, तो आप उससे क्या करते हैं? अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया था। तत्परता का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ध्यान रखिएगा, थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम कितने हैं? 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। सीखने का सबसे सरल रूप कौन सा है? अनुकरण करना। अधिगम का सर्वोच्च रूप क्या है? अंतर्दृष्टि। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा है प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आंतरिक प्रेरणा अधिक प्रभावी मानी जाती है। सब जो आंतरिक प्रेरणा होती है वो अधिक प्रभावी होती है। सीखने में रुचि का महत्व है, तो बिल्कुल सही बात है, सीखने में रुचि का महत्व होता है। अगर आपके अंदर रुचि नहीं है तो आप कोई भी चीज़ जल्द से जल्द नहीं सीख। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है
बुद्धि, व्यक्तित्व एवं समावेशी शिक्षा, जिसमें हमने 76 से लेकर 100 तक। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके 3 टॉपिक से होंगे। पहला टॉपिक है बुद्धि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखिए 76 में लिखा है बुद्धि परीक्षण का प्रथम आधुनिक परीक्षण किसने बनाया। तो किसने बनाया था? बिने ने। याद रखिएगा बुद्धि परीक्षण का जो प्रथम आधुनिक परीक्षण था वो बिने ने बनाया था। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? टर्मन। आईक्यू सूत्र किसने दिया था? टर्मन। आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। ये आईक्यू का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है। बहुबौद्धिकता सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने कितनी बुद्धियों का वर्णन किया? 8। टोटल कितनी किया था? 8 किया था, याद रखिएगा टोटल 8 है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? त्रिआयामी किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था। नाम याद रखना, त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। व्यक्तित्व शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है? पर्सोना। व्यक्तित्व किससे बना है? पर्सोना, क्योंकि व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी शब्द किससे बना है? पर्सोना से। और ये पर्सोना किससे लिया गया? पर्सोना ये लैटिन से लिया गया। मान लो आपके पास एमसीक्यू दिया, उसमें लैटिन नहीं दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रीक, तो आप ग्रीक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें लैटिन को ज़्यादा महत्व देना है। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? फ्रायड ने। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है इड या इदम हिंदी में बोलते हैं, दूसरा ईगो, तीसरा सुपर ईगो। ये फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग हैं। समायोजन का अर्थ क्या है? वातावरण से संतुलन। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एकोमोडेशन। ये क्या है? वातावरण के साथ संतुलन बनाना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को समान शिक्षा देना, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 87, लिखा है CWSN का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो CWSN, सी से चिल्ड्रन हो जाएगा, W से विद, S से स्पेशल, N से नीड्स, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब विशेष जिनको ज़रूरतें होती हैं वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको कुछ विशेष ज़रूरतें होती हैं उनको बोलते हैं CWSN। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन कठिनाई, जिनको पढ़ने में कठिनाई होती है वो क्या है? डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया लिखने में कठिनाई। डिसकैल्कुलिया क्या होती है? गणितीय कठिनाई। इसके बाद है प्रतिभाशाली बालक का IQ समानता कितना माना जाता है? 140 से अधिक। सृजनात्मकता का संबंध किससे है? नवीन विचार से। इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं 93 से और आगे। तो 93 क्वेश्चन में क्या लिखा है? सतत एवं मूल्यांकन शिक्षा का संक्षिप्त रूप क्या है? शॉर्ट फॉर्म। तो CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। निर्माणवाद का समर्थन किसने दिया? पियाजे एवं विगोत्स्की, इन्होंने निर्माणवाद का समर्थन दिया था। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया था? रूसो ने। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं, जबकि बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, सत्य है। शिक्षक की भूमिका क्या है? सुविधादाता, यानी कि सुविधा प्रदान करना। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन 99 में लिखा है सीखने का केंद्र कौन है? बालक। सीखने का केंद्र कौन होता है? बालक। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है? बकिंघम का। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पर 101 लीनियर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।